जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो सबसे गर्म मौजू है सोशल मीडिया पे, जो मेरी नज़र में, मेरी दानिश में बहुत ही ज़्यादा वायरल है, वो एबल वली खान साहब की वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इज़ डेफिनेटली पाकिस्तान, यानी खैबर पख्तूनख्वा हतमी तौर पर पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक सूबा है। इस पे तनकीद की जा रही है, इस बात को लेके कि कल क्या कहा था और आज क्यों कह रहे हो, और इस बात को लेके भी तनकीद हो रही कि इस बात की जरूरत क्यों पेश आई। तो जरूरत क्यों पेश आती है? बाज औकात लोग आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं कि जी आप अपना मौक़िफ़ वाज़े करें, जी हम आपको तो अच्छा ठीक ठाक पश्तून समझते थे लेकिन आप तो गुलखान निकले। तो ये सारे मामलात, मुझे इसका अंदाजा है, मुझे इसका इदराक है कि क्यों उन्होंने ये जरूरत महसूस की होगी और ये बात उन्होंने ट्वीट कर दी एक्स पे, जिसे अब एक्स कहा जाता है। दूसरी बात कि परसों तरसों उन्होंने क्या क्या कहा था कि लर उबर यो अफगान, ठीक है, उन्होंने कहा था, उसका एक डिफरेंट तनाजुर है, एक मुख्तलिफ तनाजुर में उसने ये बात की थी और शायद हम सब कर रहे हैं। लर उबर का मतलब ये कि हम एक जैसे लोग हैं, हम एक जैसी जुबान बोलते हैं, अक्सरियत। अब हजारे वाले तो नहीं बोलते, अब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो हजारा डिवीजन के लोग हैं वो तो वही जुबान नहीं बोलते, लेकिन मैं अक्सरियत की बात करता हूँ। अब अफगानिस्तान की आबादी जो है 40-50%, हार्डली 40-42% वो पश्तून है। चलो जो भी है, वहां से वहां पर 60s के बाद कोई सेंसस या मरदमशुमारी नहीं हुई, वो अलग बात है, उसको एक तरफ रख के मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि हम एक जैसे लोग हैं। लर उबर अगर एक पंजाबी को कहें तो भाई लर उबर तकरीबन एक जैसी शक्ल सूरत, एक जैसी जुबान के हामिल लोग हैं, एक जैसी बोली बोलने वाले लोग हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये फर्क है कि वहाँ यहाँ गुलमुखी बोली जाती है पंजाबी, वहाँ गोरमुखी बोली जाती है। एक का ताल्लुक बनाया है हिंदुस्तान वालों ने शायद संस्कृत से, और हमारे वालों ने शायद अरबिक और पर्शियन ऐसे मिला के ये गुलमुखी या गुरमुखी जो भी है वो, तो वो भी कह सकते हैं, कोई सिंधी भी कह सकते हैं कि ये हमारी सिंधी जुबान बिल्कुल ऐसी है, हम ऐसे लोग हैं, हम हमारे लिए हमारे दिल उन लोगों के लिए धड़कते हैं जो राजस्थान में रहते हैं या जहां भी सिंधी रहते हैं, बंबई में रहते हैं। तो इस तनाजुर में भी कोई बात कर सकता है और ये हतमी है। ये बात लेके मैं भी कह सकता हूं और मैं कह भी रहा हूं कि जी हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी खून एक जैसी है, हमारी जुबान एक जैसी है, लेकिन बराए करम 17-18 अरब ममालिक में अरबी रहते हैं, थोड़ी बहुत तमीज के साथ वो मुख्तलिफ अरबी जुबान बोलते हैं। और अरब तो अफ्रीका तक गए हैं, मराकश तक उधर गए हैं, मिस्र में आबाद है। तो भाई इस बात को लेके ये और जरूरत क्यों पड़ जाती है बाद लोगों को, आप समझते हैं, आप ये पूछते हैं कि क्यों इस वक्त इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि जनाब वाला, मुझे इसका अंदाजा है कि लोग आपको टॉन्ट करते हैं, लोग आपको डांटते हैं, लोग आपको ताने देते हैं, लोग आपको जिसे पेगुर्न कहते हैं पश्तो में, तो वो देते हैं। और बाज औकात इस क्लैरिटी न होने की वजह से नौजवान नस्ल को हम बर्बाद करने पे खामखा तुले होते हैं। भाई ये एक हकीकत है। आपके किसी हुकूमत ने, आप जो गालियां दे रहे हैं जनाब किसी भी शख्स को, किसी भी सियासी लीडर को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे मौजूदा अफगानिस्तान से हो, चाहे वो दोस्तम क्यों न होने नकार, आप किसी को गालियां देते हैं तो आप अपनी हुकूमतों से क्यों नहीं पूछते कि भाई ये हमारे वाला मुकदमा हमने कहाँ जमा किया है। जदीद दुनिया के नेशन स्टेट्स आने के बाद मुकदमात किसी जगह पे बहस करने होते हैं, जो मुकदमात होते हैं, जो सियासी मामलात होते हैं, भाई आपने कहाँ पे किसी सॉलिड और कंसोलिडेटेड शक्ल में, किस फोरम पे आपने इस बात को उठाया जिसको लेके हम अपनी नई नस्ल को डिटैच करके गुमराह करें, उनको यूटोपियन स्टेट में लेके जाएं, और वो तालीम का जो सिलसिला होता है वो सियासी जबर के नीचे उनका आना होता है। अब जाहिर है एक बंदा तो है, एक दो बंदे, 1% लोग बमुश्किल हेरोइक करेक्टर के होते हैं, हीरो बनना पसंद करते हैं। वेल एंड गुड, अगर वो हेरोइक करेक्टर के लोग आके सख्तियां भी बर्दाश्त कर लेंगे, वो जंग भी कर लेंगे, वो मामलात को भी वो चंदे ले लेके खाएंगे, लेकिन बाकी लोग जो काम धंधे से, जिनका इस मुल्क से काम धंधा है, जहां ये रोजगार करते हैं, जहां ये इनकी नेशनलिटी है, और भाई 80 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। 80 साल पहले दुनिया के कितने ममालिक थे, आप गूगल कर लें, आज कितने ममालिक है मेरे यहाँ, तो मामलात अब मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो भाई खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो किस मुल्क का हिस्सा है, मुझे ये बताओ। और बुनियादी जो 70s और लेट 80s तक जो केस था, जो बुनियादी केस था ना, वो भी किसी ग्रेटरिस्तान का नहीं था।
टू बी नोटेड, वो इब्तिदाई तौर पर 48 47 से लेके वो केस प्लेबिसिट का था, इस्तिस्वाब राय का था, और वो भी किसी फोरम पे लेके लोग नहीं गए, यानी मुतल्लिका लोग किसी आलमी फोरम पे लेके नहीं गए, उन्होंने एक सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल किया। तो भाई हमारे मेरी दानिश में मैं जो समझता हूँ लरोबर का ये मतलब हो सकता है कि वहां से आने जाने वाले वहां के रहने वालों को आने जाने में आसानी हो, हमारे लोगों को कारोबार करने में आसानी हो, लेकिन जाहिर है ममालिक हैं, दो मुख्तलिफ ममालिक हैं और दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, पूरी दुनिया मानती है। आप इसको लेके नई नस्ल को इधर भी और उधर भी गुमराह करने पर तुले होते हैं कि भाई इनको बर्बाद किया जाए, इनकी जिंदगियां बर्बाद की जाए, इनके कैरियर्स को बर्बाद किया जाए, उनको जो पढ़ना लिखना वो चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, इस मुल्क की सियासत में अगर कोई हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप उसको भी रोकने की शऊरी और लाशऊरी तौर पर कोशिश करते हैं। भाई आप मुझे मुतबादिल कौन सा बेहतर मुल्क या कौन सा बेहतर ऑप्शन दे रहे हो, कभी सोचा है यार इन बातों को? और आप ये इंटेलेक्चुअल लेवल की बात, ये इंटेलेक्चुअल लेवल की क्या बातें हैं यार, ये पे फेसबुक पे ये मुबारिजे जा रहे थे जद्दोजहद, बाकी आम लोगों से पूछो यार, 98% लोगों से पूछना होता है। ऐसे यानी आप बदस्ते बंदूक लेके आप कब्जे तो नहीं कर सकते। और मामला 47 से जो था ना, वो इस बात का कतन नहीं था कि ये लेके वहां मिलाया जाए या वो लेके यहां मिलाया जाए, वो था इन लोगों से पूछा जाए, फिर वो उस बात में प्रिवेल नहीं कि जो भी हालात का जबर वो हुआ, वाकई हुआ, एक चीज हो गई, 80 साल बीच में गुजर गए, तो मामलात को जरा कूल काम होके, जरा ठंडे दिमाग से, यार आप क्या चाहते हैं, हम सब मिलके फिर अच्छा खुदा नवास्ता हो जाए कुछ, आप जिस तरह आप समझते हैं, बंदूक लेके आप इधर सब ले जाएं, कब्जा करें, जो भी करें। अच्छा, फिर हम सब अटक के इस पार खड़े होके कतारों में खड़े होंगे कि जनाब वीजा लगा है जी, हमारा अस्पताल जाना है, हमने पिम्स इस्लामाबाद या लाहौर में जाना है। हमारी तो हालत ये है, ऑप्शन को तो छोड़ो, अपनी हालत ये है। अभी ये क्या हालत है, कौन कहां जा रहे हैं, इस बात से अंदाजा लगाओ। ये जरा आम लोगों से पूछो यार, जो कौम परस्ती के नाम पे सियासत करते हैं, वोट देते हैं, उनको भी ये बात बड़ी अजीब लगती है। खुद उनको जो सेकंड टायर थर्ड टायर की लीडरशिप होती है, वो कहते हैं किस बात का यार, उनसे जरा इस मामले पे बात करो कि नहीं यार हम तो कौम परस्ती की सियासत करते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे हकूक की बात हो, चूंकि आइडियल नहीं है सिचुएशन। हाँ, आप ये कह सकते कि जी आप पाकिस्तान से होते हुए आपके, तो वही मसाइल तो सिंधियों की भी है, मसाइल तो पंजाबियों के खुद भी है जो कि अक्सरियत में है, और तारीख के तौर पर यह बात साबित हो गई कि पंजाबियों से बंगालियों को भी मसाइल थे। दीगर बंगाल का बांग्लादेश बनना मुख्तलिफ वजूहात थी उसमें, लेकिन ये बात भी थी कि हाँ इनके मसाइल थे, जुबान के मसाइल थे, ये थे वो थे। बराए करम हाँ, हमारे फिर मसाइल जो है पश्तूनों के और बलोचों के सबसे ज्यादा, फिर तीनों से ज्यादा बलोचों के, लेकिन उसको जिस हद तक ये मुकामी कौम परस्त या सेंट्रलिस्ट जो भी है, कौम परस्त सियासतदान है, सेंट्रलिस्ट है, मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल पार्टी से, वो उन्होंने एक हल निकालने की वक्तन फवक्तन कोशिश की, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जमहूरियत रही नहीं, तो इसलिए कुछ मसाइल हो गए। यानी अगर आप ये 2008 से लेकर 17-18 तक जिस जमहूरी फिजा में ये मुल्क आगे बढ़ रहा था, अगर उस तरह मामलात पहले से 10-15 साल चलते, बाद में 10-15 साल चलते, आज तक चलते, तो शायद ये एनएफसी अवार्ड और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये डिवोल्यूशन के मसाइल ये इंतहाई आइडियल तो ना होते, कभी आइडियल ना होते, लेकिन मामलात काफी हद तक ठीक होते, लोगों की जो वेल है वो रिफ्लेक्ट होती। तो आप इस बात को सोचिए, हाँ हमदर्दियां किसी के साथ होना, भाई ये फितरी बात है, मेरी हमदर्दी अपने भाई के साथ, फिर कजन के साथ, अकॉर्डिंगली नेबर के साथ, फिर गांव वाले के साथ, फिर अकॉर्डिंगली आला हज़रत क्या सवाल ऐसा होता। आप इसको समझिए, इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे अपने छोटों को, अपने बच्चों को, अपने आने वाले नस्लों को, और एक तरफ का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये जो चंद लोग हैं ना कि इन चीजों में पढ़ते हैं, ये दोनों तरफ का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ रहने वालों का तो एक सिलसिला जारी है, मामलात हो रहे हैं, मामलात सेटल हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही है, कुछ एहतजाज का हक है, किसी बोलने का हक है, भाई हर तरफ आप मसाइल क्रिएट करते हैं। दो रियासतों के दरमियान भी मामलात फिर खराब हो जाते हैं इन्हीं बातों को लेकर। हालांकि अब ये आप कर सकते हैं तो कीजिए, सो बिस्मिल्लाह। आप मुझे
یہ تاریخ کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، پولیٹیکل ڈائنامک، لیکن اب معاملات کافی مختلف ہیں. جو نیشنل اسٹیٹس آنے کے بعد اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے تو وہ سوویت یونین کا ٹوٹنا تھا، کسی ملک کا ٹوٹنا نہیں تھا. یہ بات ایٹ شوڈ بی ویل انڈرسٹوڈ. وہ ایک یونین کا، ایک کنفیڈریشن کا، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا ٹوٹنا تھا جناب. پھر یہ ہوا بیچ میں، اس سے سوویت یونین سے پہلے 71 کا ہوا. یہ بعد میں 2-3 مثالیں جو میں نے سوڈان کے اور ڈارفور کہتی ہیں، لیکن وہ کیسے ہوئی بھائی؟ سوڈان والے اور ڈارفور والوں، وہ ایسٹ ٹیمور والوں نے اس پلیبسٹ کو، یا جو استصواب رائے کہتے ہیں اسے، اقوام متحدہ کی زیر نگرانی فورمز تھے، بات اٹھائی مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ سیاسی عمل ہوا. اب اگر یہاں وہ سیاسی عمل، چلو بندوق کو تو الگ بات ہے، آپ تو کسی ملک کو بھی قبضہ کر سکتے ہیں، آپ تو نیوزی لینڈ کے بھی دعویدار ہو سکتے ہیں جناب والا. اگر پلیبسٹ یعنی استصواب رائے، یعنی لوگوں سے ریفرینڈم اگر کیا جائے اس موجودہ خیبر پختونخوا میں تو آپ یقین کیجئے وہی 2% ووٹ آپ کا جو تصور ہے اس کے مطابق آپ کو ملے گی. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو کہ میں ایک عام شہری ہوں، میں ایک عام لے مین ہوں، اور میں ان باتوں کو، میں نے جہاں تک انڈرسٹینڈ کیا، میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں بھائی، پولیٹیکل حوالوں سے بھی، نظریاتی حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے بھی، ان کا یہی کہنا ہوتا ہے. آخر میں جا کے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں نے اردو میں یہ بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ I want to be on the safer side. میں محفوظ سائڈ کرے کہ خود کو گالم گلوچ سے دور رکھنا چاہتا ہوں. بھائی آپ کے بھی جو ادھر جو سین وائسز ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو رہنے دے، کچھ زندگی بنی ہے. آئیڈیل نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے. ہم کسی نیوزی لینڈ میں نہیں رہتے، ہم کسی ناروے میں نہیں رہتے، ہم کسی فن لینڈ میں نہیں رہتے، ہم کسی آکلینڈ میں یا اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ میں نہیں رہتے. لیکن آپ کمپیریزن کر کے بعد میں معاملات کو دیکھتے ہیں تو بھائی میری زندگی اگر امریکہ میں بہتر ہوتی ہے تو کتنے لاکھوں پاکستانیوں نے شہریت لے رکھی ہے، اور انہیں کہاں جائیں کہ ڈوئل نیشنلٹیز میں سے ایک کو آپ کوئٹ کریں تو پاکستانی کو کوئٹ کریں گے. سیم گوز پر انڈیا، سیم گوز پر بنگالیز، سیم پر سری لنکنز ایز ویل. سو ان باتوں کو ذرا کھول کا، بچوں کو ضائع نہ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو ان پروپیگنڈا ہے یہ یوٹوپین اسٹیٹ ہو چاہتا ہے. اگر کچھ ہو جاتا ہے، باتیں ہیں نا، مستقبل کے امکانات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ پھر دیکھا جائے گا. گراؤنڈ ریالٹیز، حقائق برسر زمین وہ یہ ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً انتہائی مؤدبانہ جزانہ انداز سے عرض کی. جو مقدمہ بیلٹ تھا پہلے سے 47 سے لے کے 70 بلکہ 80s لیٹ 80s تک، وہ ملنے ملانے کا نہیں تھا، وہ لوگوں سے پوچھنے کا تھا. ان لوگوں سے پوچھا جائے، اینڈ جنہوں نے بیک کیا تھا اس فارمولے کو، انہوں نے بھی اگلے ماہ اس کو اپنے ووٹ کو ڈرا کیا تھا، نیگیٹو ووٹ کو ڈرا کیا تھا. تاریخ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. کسی زمانے میں تو ہندوستان انگلستان کا تھا لوگوں نے، پھر نئے معاملات ہو گئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ساری سینیریو جو یہ سارا سین جو تھا یہ بدل گیا، اور لوگوں نے مختلف راہیں کیا. تو میں کہنا چاہتا تھا، میں پتہ نہیں میں نے کیسی اردو میں بات کی، لیکن آئی وانا سیور سائڈ، اور میں خود کو محفوظ طرف رکھ کے اس لیے میں نے اردو میں بات کی، تاکہ زیادہ تر لوگ نہ سمجھے، اور جو نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کو گالیوں کا رخ میرے طرف نہ ہو. ہاں ہمدردیاں وہ ہیں. کل اس نے کیا کہا تھا، پرسوں اس نے کیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. آپ اسی کے لے کے آپ سمجھے تو شاید پھر آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی. ادروائز یہ معاملات ہے، اسے اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ والوں سے، اپنی انرجیز کو ان چیزوں میں مت ضائع کرو. تو جہاں ہیں اگر وہاں اس کی حالت زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. میں اگر کوئی پشتون بنگال میں ہے اس کے لیے اگر کوئی آواز اٹھا سکتا ہوں تو اٹھاتا رہوں گا، اس میں کیا ہے. کوئی انڈیا میں ہے، اس کے مسائل اگر ہیں تو میں آواز اٹھاؤں گا. لیکن اس کا مطلب کب یہ ہوا کہ میں بمبئی کو دوبارہ کیا آج اسے ایک گریٹر برٹن والی ریاست کو بحال کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی گریٹ برٹن والی وہ کیا ہے انڈیا کو بحال کرنا چاہتا ہوں، اس کا کبھی مطلب یہ نہیں ہے. لیکن ایک ہمدردی کا، ایک حسن سلوک کا وہ میرا رویہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اور وہ فطری ہوگا، اور کسی کے اوپر احسان بھی نہیں ہوگا اس بات کا. تو یہ کہنا تھا. بہت شکریہ جن لوگوں نے اب تک سنا. اور مدان